ह्यूमन ज्योग्राफी के फ्री लेक्चर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। थ्योरीज ऑफ फैक्ट्री लोकेशन कि हम कारखाना कहाँ पर लगाना है, इस विषय में अनेक सिद्धांत अनेक अर्थशास्त्रियों भूगोलवेताओं ने विकसित किए हैं, प्रतिपादित किए हैं। उन्हीं में से आज एक सिद्धांत जो वेबर का औद्योगिक सिद्धांत है कि कारखाने का हम चुनाव कहाँ करें, किस स्थान पर एक कारखाना हमें लगाना चाहिए। तो इसके अंदर पहले हम इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं, यानी कि इस हमारे लेक्चर का ही एक बैकग्राउंड थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमें जानना चाहिए कि कोई भी कारखाना हमें यदि लगाना है तो कारखाना लगाने के लिए हम कुछ एक आदर्श दशाएं हमें चाहिए होती हैं, यानी कारखाना हम वहीं लगाएंगे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे पास इकट्ठी हो सकें। हालांकि ऐसा चुनाव करना बहुत अधिक मुश्किल होता है। तो इस आधार पर चार चीज़ें हम कह सकते हैं कि एक तो हमारे पास कच्चा माल होना चाहिए, दूसरा हमारे पास श्रम शक्ति यानी लेबर होनी चाहिए, तीसरा हमारे पास उद्योग को चलाने के लिए शक्ति होनी चाहिए, कोयला है, बिजली है, और चौथा हमारे पास जो भी उत्पाद बना है उसके लिए एक बाज़ार होना चाहिए। तो यह चार चीज़ें किसी भी कारखाने के चुनाव को उत्साहित करती हैं, उनको आकर्षित करती हैं। तो उनके आसपास ही ज़्यादातर उद्योग लगाए जाते हैं। अब अनेक भूगोलवेताओं और अर्थशास्त्रियों ने जब सिद्धांत खासकर 20वीं सदी के अंदर जो प्रतिपादित किए थे, तब बाजार बहुत अधिक था नहीं, या उत्पादन कम होता था, या जो उद्योग है वह भी उतने अधिक जटिल नहीं थे। केवल कुछ एक उत्पाद ही बनाए जाते थे, उत्पादों के अंदर विविधीकरण नहीं था। और तब एक हम कह सकते हैं कि सरल उद्योग, उस समय सरल उद्योगों की संकल्पना ही विकसित की गई थी। लेकिन आज बाजार या उद्योग बहुत अधिक विविध हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन उनके अंदर देखने को मिलता है। अब यदि किसी देश के अंदर कुछ चीज़ें, कोई भी देश कुछ चीज़ों का उत्पादन कर रहा है, वह हो सकता है कि उस देश के अंदर तो बिके ही ना, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो अब बहुत सी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। बाज़ारों के अंदर बहुत से विविध उत्पाद आपको देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर कुछ चीज़ें कहीं पर बनी होती हैं, कुछ उसका टुकड़ा कहीं पर, इस तरह से। यानी अब उद्योग बहुत अधिक जटिल हो गए हैं। लेकिन सभी प्रकार के जो कारखाना अवस्थिति के सिद्धांत हैं, जो भी हमने कारखाना कहीं लगाना है, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होगा हमेशा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। अधिकतम लाभ के लिए ही कोई कारखाना लगाया जाता है। अधिकतम लाभ के अंदर फिर दो चीज़ें आती हैं कि एक तो हमारी यदि लागत न्यूनतम हो जाए, यानी हम जो खर्च कर रहे हैं उत्पादों पर, उत्पादों को बनाने में या कच्चा माल लेके आने में, लेबर के अंदर, शक्ति के अंदर या परिवहन के अंदर, उन सब के अंदर हमारा खर्चा क्या है, कम से कम हो। तो खर्चा कम होगा तो निश्चित है कि हमारी आय ज़्यादा बचेगी। और दूसरा लाभ कमाने का एक तरीका यह भी होता है कि हमने जो भी उत्पादित माल बनाया है वह बहुत अधिक उच्च मूल्यों पर बिके। बहुत महंगा यदि हम सामान बेचते हैं, जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत सी जो ब्रांडेड चीज़ें हैं या जूते हैं, कपड़े हैं, वे बहुत महंगे होते हैं, 5-6 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार रुपये तक। इनका मकसद एक होता है कि हम कच्चे माल के अंदर यदि हमारी क्वालिटी है बढ़ाते जाएं, हमारे जो श्रम है, लेबर है, उसको हम अत्यधिक कुशल बना दें, या मशीनें हमारी बहुत अधिक कुशल हो जाएगी, तो हम बहुत अच्छा माल तैयार कर सकते हैं। जो भी उत्पादन होगा उसकी क्वालिटी बहुत उच्च होगी, तो उससे हमें जब उस उत्पाद को बेचेंगे, बिक्री करेंगे, तब हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा लाभ होगा। तो इन दो चीज़ों पर आधारित उद्योग होते हैं। जो वेबर ने ये सिद्धांत दिया है, यह न्यूनतम लागत सिद्धांत है, यानी खर्चे को कम से कम करना है। तो यह सिद्धांत इन्होंने 1909 में जर्मन भाषा के अंदर दिया, और 1929 के अंदर इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। अंग्रेजी अनुवाद होने के बाद इसको व्यापक तौर पर समर्थन हासिल हुआ है। इस विचार को वेबर ने अनेक परिभाषिक शब्द दिए हैं, टर्मोलॉजी दी है। इस टर्मोलॉजी को समझने के बाद हम इसके सिद्धांत को अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ एक मान्यताएं वेबर के अनुसार होनी चाहिए उद्योग की, और फिर उसके बाद इन 3 केंद्र बिंदुओं को रखते हुए उसने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसके अंदर परिवहन लागतों का प्रभाव, श्रम लागतों का प्रभाव, समूहीकरण का प्रभाव। तो इन तीनों प्रभावों को देखने के बाद हम इसकी आलोचना देखेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। तो अब हम इसके परिभाषिक शब्द और मान्यताएं देखते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड देखा है। तो वेबर ने औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत के अंदर कुछ एक परिभाषाएं दी हैं और कुछ एक मान्यताएं, इन्हीं को हमें ध्यान से समझना होगा, ताकि ये हमारे, जब हम इसको आगे देखेंगे तब हमारे काम आएगी, आसानी होगी
तो पारिभाषिक शब्दों के अंदर एक तो यह जिक्र करता है सर्वसुलभ पदार्थ, यानी जो पदार्थ हर जगह मिल जाते हैं आसानी से और उनका मूल्य भी समान रहता है, जैसे हवा है या तापमान हम कह सकते हैं, सूर्य तप, सूर्य की रोशनी, तो ये हर जगह विद्यमान होते हैं। इनका सभी जगह मूल्य एक समान है, यानी कोई अलग से इनका नहीं होता। स्थानीय पदार्थ क्या होते हैं कि जो पदार्थ केवल कुछ ही स्थानों के अंदर मिलते हैं, विशेष जगहों पर ही होते हैं। जैसे लोहा भारत के अंदर झारखंड और इसके आसपास छोटा नागपुर के पठार उस जगह पर ही मिलता है, या कुछ एक दक्षिण भारत के अंदर भी राज्य हैं, तो वो स्थानीय पदार्थ होंगे, यानी हर जगह ये नहीं मिलते। शुद्ध पदार्थ, जिन पदार्थों में यानी कच्चे माल से हम जो भी वस्तु तैयार कर रहे हैं, निर्मित माल, तो उसके अंदर उनका भार कम नहीं होता, यानी वज़न उतना ही रहता है। जैसे हम धागे से जो कपड़े बनाते हैं, तो कपड़ा बनने के बाद भी उस धागे का वजन उतना ही रहता है। तो धागा क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। मिश्रित पदार्थ, जो भी पदार्थ तैयार होने के बाद अपना वजन खो देते हैं, जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट से जब एल्यूमिनियम बनाते हैं तो उसका वजन बहुत कम हो जाता है, तो वो क्या होगा? एक मिश्रित पदार्थ। पदार्थ सूचकांक, जो भी कच्चा माल है और निर्मित माल है, दोनों के भार का अनुपात, उसका सूचकांक क्या होता है? पदार्थ सूचकांक होता है, यानी दोनों के वजन का अनुपात हम देखना है। ये शुद्ध पदार्थ हम लेते हैं, तो शुद्ध पदार्थ जब कच्चे माल के रूप में हम प्रयोग करते हैं, फिर जो निर्मित माल होता है तो वजन तो कम होता नहीं, तो उनका पदार्थ सूचकांक 1 होता है। वैसे आमतौर पर यह अलग अलग भी हो सकता है। स्थानीयकरण भार, इसके अंदर परिवहन लागत को सम्मिलित किया जाता है, यानी जैसे सर्वसुलभ पदार्थ हमने लिए, यानी हवा से यदि हमने कोई चीज़ बनाई है या सूर्य तप से कोई बिजली बनाई है, तो उसके अंदर तो हम केवल इस बिजली को ही आके पहुंचाएंगे, क्योंकि ये तो स्थानीय चीज़ें हो गई, सर्वसुलभ पदार्थ हो गए, तो इसका अनुपात इसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन यदि हमने एक चीज़, हम कच्चा माल कहीं से लेकर आए किसी स्थान पर और फिर उसको तैयार करके दूसरी जगह पर बेच कर आए, तब स्थानीयकरण भार कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यदि सर्वसुलभ पदार्थ लिए हैं तब स्थानीयकरण भार 1 होगा। आइसोडापेन क्या होगी? समान परिवहन लागतों को मिलाने वाली बिंदु रेखा होगी। जैसे कोई केंद्र है, केंद्र से किसी एक परिधि के अंदर जितनी लागत आ रही है, फिर दूसरी परिधि के अंदर, तीसरी परिधि के अंदर, इन सभी स्थानों को यह मिलाती हुई जा रही है, ये क्या होगी? आइसोडापेन होगी, जिसको हम आगे देखेंगे। तो ये कुछ परिभाषिक शब्द वेबर ने इस्तेमाल किए हैं जो आपको पता होने चाहिए। मान्यताएं क्या हैं कि जहाँ भी कारखाना हमने लगाना है वह एक समतल क्षेत्र हो और वहाँ की जलवायु समान होनी चाहिए, यानी उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। एक इकाई के रूप में एक ही वस्तु का उत्पादन हमने करना चाहिए, यानी हमारा फोकस क्या हो? एक ही वस्तु के ऊपर हो। बहुत अधिक वस्तुओं को हमें एक साथ लेके चलने की आवश्यकता नहीं है, वरना फिर गड़बड़ भी हो सकती है। जहाँ भी कारखाना लगाया जाना चाहिए उसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए और दूसरे लोगों को भी पूरी जानकारी देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी हमने उत्पाद बनाया है उसकी बिक्री के लिए हमें बाज़ार का पता होना चाहिए, बाज़ार कितनी दूर है और बाज़ार का स्वभाव कैसा है। यानी आज किसी वस्तु की मांग है तो 5 साल 10 साल बाद उसकी क्या उसका स्वभाव होगा, यह भी हमें पता होने चाहिए। कुशल अकुशल श्रमिक कारखाने के अंदर काम करने के लिए चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवहन सुविधा भी होनी चाहिए और परिवहन लागतें बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं, जो हम अब देखेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को, परिभाषिक शब्द और मान्यताओं को देखने के बाद अब हम मुख्य इसके स्थानीयकरण सिद्धांत को शुरू करेंगे। तो इन मान्यताओं के आधार पर वेबर कहता है कि यदि ये सुविधाएं उपलब्ध हैं सभी, तो हम 3 चीज़ों का आगे और वर्णन करेंगे ताकि किसी कारखाने की एक आदर्श स्थिति का चुनाव हो सके। ये 3 चीज़ें हैं, एक तो परिवहन लागतों का प्रभाव, फिर श्रम शक्ति देखेंगे और समूहीकरण भी देखेंगे। तो पहले हम परिवहन लागतों का प्रभाव देखते हैं। इसके अंदर 2 दशाएं दी हैं कि प्रथम दशा के अंदर एक ही बाजार हो और एक ही कच्चा माल हो, तब हमारे पास क्या क्या कंडीशन होंगी, और एक बाजार के साथ 2 कच्चे माल जुड़े हैं तब क्या क्या सुविधाएं संभावनाएं हमारे पास होंगी। तो पहले एक बाजार और एक कच्चा माल। यदि कच्चा माल सर्वत्र यानी हर जगह उपलब्ध है तो उद्योग बाजार के निकट स्थापित किया जाएगा स्वाभाविक रूप से ही।
ताकि जो भी उत्पादन हुआ है कच्चे माल से विनिर्माण हुआ है उसको बेचने के लिए हमें बहुत अधिक परिवहन लागतें ना देनी पड़े। इसलिए बाज़ार के निकट ही उद्योग हम लगाएंगे, क्योंकि बाज़ार के निकट ही कच्चा माल मिल ही रहा है, तो ये स्वाभाविक सी स्थिति होगी। दूसरा, कच्चा माल निश्चित स्थान पर है किंतु शुद्ध है। शुद्ध का मतलब उसका जो वजन है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, तो उद्योग दोनों जगहों पर हो सकता है। यानी एक स्थान ए है और दूसरा बी है, तो एक स्थान पर कच्चा माल मिल रहा है और शुद्ध भी है, यानी यहाँ से जो भी उत्पादन किया जाएगा, जो भी विनिर्माण होगा, तो उसके अंदर उसका वजन तो कम हो नहीं रहा। तो उद्योग हम बाज़ार के पास लगाएं या कच्चे माल के स्रोत के पास लगाएं, दोनों ही जगहों पर एक जैसी ही हमारी परिवहन लागतें पड़ेंगी, क्योंकि वजन तैयार उत्पादित माल तैयार होने के बाद भी उसका वजन तो उतना ही रहेगा। तो हम पहले इसको कहीं पर ले जाकर कोई फैक्ट्री के अंदर तैयार करें फिर बाज़ार के पास भेजें, या फैक्ट्री को इधर लेके आएँ फिर बाज़ार के पास भेजें, तो एक जैसा ही परिवहन लागत पड़ेगी। तीसरा, यदि कच्चा माल निश्चित स्थान पर है और मिश्रित है, मिश्रित जो अभी हमने परिभाषिक शब्दों के अंदर देखा कि उसका वजन कम हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि उद्योग कच्चे माल के पास ही होगा। जैसे चीनी बनाने के उद्योग हैं वो गन्ने के जो स्रोत हैं उनके पास ही लगाए जाते हैं, क्योंकि उसका वजन कम हो जाता है। दूसरा, गन्ने को फिर जो ढोकर दूर ले जाना होता है तो उसके लिए परिवहन लागतें बढ़ती हैं। तो यहाँ कहना चाहता है कि कच्चे माल के पास हम उद्योग को लेके जाएंगे, क्योंकि वजन बहुत कम हो रहा है उत्पाद का। तो पहले हम भारी जो भी कच्चा माल है उसको उठाकर बहुत दूर लेके जाएं बाज़ार के पास, तो यह हमारे लिए मुश्किल होगा। हम कच्चे माल के स्रोत के पास ही एक उद्योग स्थापित करेंगे, फिर जो विनिर्माण हुआ है वह उसका वजन कम होगा, तो कम वजन से परिवहन लागतें भी कम हो जाती हैं। तो परिवहन लागतों का प्रभाव स्पष्ट है इन पहली दशा के अंदर। दूसरी दशा के अंदर एक बाज़ार और दो कच्चे माल हैं, तो 4 संभावित दशाएं होंगी। पहली तो ये होगी कि दोनों कच्चे माल हर जगह मिल रहे हैं, सर्वत्र उपलब्ध हैं, तो जो हमारा उद्योग है वो बाज़ार के पास ही लगेगा। जैसे यही पहली स्थिति इसी के अंदर लागू हो जाएगी। दूसरी स्थिति के अंदर एक बाज़ार है और एक ये पहला रॉ मटेरियल और ये दूसरा, तो एक तो उद्योग के पास है, बाज़ार के पास है, दूसरा बहुत दूर है। तो अब हम तीनों जगहों पर उद्योग कहाँ लगाएंगे? तो वेबर कहता है कि हम इसके पास लगाएंगे, मार्केट के पास, क्योंकि एक तो हमें मिल ही रहा है नज़दीक, दूसरे को हम यहाँ लेके आ सकते हैं, तो एक ही तरफ हमारा परिवहन लागत ज़्यादा पड़ रहा है। यदि इसको हम दूर कर देंगे, जैसे यहाँ हम मान लेते हैं कर देते हैं, तो एक तो कच्चे माल के लिए ये दूरी, दूसरे के लिए दूरी, फिर परिवहन लागत, बाज़ार के लिए दूरी, 3 तरह की दूरियों से बचाव के लिए तो एक ही समस्या समाधान है कि हम मार्केट के पास स्थापित करेंगे। तीसरी स्थिति, मार्केट R1 R2। अब क्या है, इस स्थिति के अंदर जो दोनों कच्चे माल हैं ये बाज़ार से दूर निश्चित स्थान पर हैं और शुद्ध भी हैं, यानी वज़न कम नहीं कर रहे हैं। तब हमारा जो लोकेशन होगी इंडस्ट्री की वो भी मार्केट के ही नज़दीक होगी, यानी बाज़ार के निकट ही स्थापित होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही माल शुद्ध हैं। हम बाज़ार से जितनी भी दूर रखेंगे उतनी ही दूर इसको ले जाना भी पड़ेगा, और दूसरा ये वज़न कम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उद्योग बाज़ार के निकट होगा। यानी इतनी दूरी इसने तय की, इधर से कच्चे माल ने, इधर से भी कच्चे माल ने, तो दोनों का हम एक ऑप्टिमम जो लोकेशन है वो ढूंढ लेंगे जो कि बाज़ार के पास हो। उत्पादित माल को फिर बाज़ार तक पहुंचाने में यह दूरी हम कम कर लेंगे। तो ये तीसरी दशा। चौथी दशा के अंदर वो कहता है कि कच्चा माल मिश्रित है, यानी जो भी पदार्थ है वो अपना भार खो रहा है। तब हमारे पास, अब हम कहाँ लगाएंगे उद्योग को? अब हम इसे दोनों ही कच्चे माल के स्रोत के बीच में हम स्थापित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कच्चे माल के अंदर परिवहन लागतें ज़्यादा होती हैं, तो इतनी दूरी इधर से तय की जा सकती है, और इतनी दूरी स्थान पर आने के बाद यहाँ से जो उत्पादित है विनिर्मित माल है, अब इसका वज़न कम हो गया, क्योंकि पदार्थ मिश्रित है। कम वजन के
लिए पदार्थों को बाजार यदि दूर है तो भी हम भेज सकते हैं। तो इन दो की दूरियां तय करने की बजाय एक हल की दूरी हम तय कर सकते हैं। तो ये वेबर ने समझाने की कोशिश की है दूसरी दशा के अंदर। तो चारों तरह की दशाएं आप समझ गए होंगे। तो दो दशाएं, एक तो एक बाजार और एक कच्चे माल की, और दूसरा एक बाजार दो कच्चे माल की। तो इनके अंदर यह कहने का प्रयास किया है कि हमारी परिवहन लागतें कम से कम हो, ताकि जो उद्योग है वह लंबे समय तक चलता रहे और इसका अन्य चीज़ें भी इसको प्रभावित करेंगी। तो परिवहन लागतों के प्रभाव देखने के बाद उद्योगों को चलाने के लिए जो श्रम शक्ति चाहिए उनका भी अत्यधिक महत्व होता है। तो अब हम श्रम शक्ति का प्रभाव देखते हैं। तो वेबर के अनुसार जब परिवहन लागतों की तुलना में श्रम लागत कम होती है तब परिवहन लागत ही नगण्य हो जाती है, यानी उसका महत्व भी समाप्त हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम श्रम को दूसरे स्थान पर भेज नहीं सकते, तब हमारे लिए दो चीज़ें विचारणीय होती हैं। एक तो श्रम लागत सूचकांक और स्थानीयकरण भार। श्रम लागत सूचकांक क्या है? यह श्रम लागत तथा निर्मित भार माल के भार का अनुपात है। श्रम लागत और जो भी हमने विनिर्मित माल किया है उसके भार का अनुपात क्या होगा? श्रम लागत सूचकांक होगा। स्थानीयकरण भार क्या होगा? यह उत्पादन प्रक्रिया में परिवहन पर किया जाने वाला कुल भार है। जो भी उत्पादन हो गया तो उसमें परिवहन पर कितना भार हमें आया है, और इन दोनों का अनुपात श्रम गुणक कहलाता है, लेबर कोफिशिएंट। अब एक चीज़ इसने स्पष्ट की है, जैसे उदाहरण से हम समझें कि हमारे पास मान लेते हैं हमने 1000 रुपये की कोई वस्तु उत्पादन की है, उत्पादन मूल्य 1000 रुपये है, और इसमें हमने यदि 300 रुपये श्रम लागत पर हमारा खर्चा आ रहा है, श्रम पर ही हम श्रमिकों को लाने ले जाने में ही हम 300 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो वेबर कहता है कि हमारा उद्योग इस श्रम के पास ही स्थापित होना चाहिए, ताकि यह जो 300 रुपये हैं यह हमारे बच सकें और उत्पादन माल है वो हमारे पास बच जाएगा, जो भी उत्पादन का मूल्य है। इसकी तुलना में यदि 1000 रुपये उत्पादन मूल्य है, यदि लेबर कॉस्ट 100 रुपये या 200 रुपये तक है, तब उद्योग क्या है दूसरी तरफ ले जाया जा सकता है। तब हम परिवहन लागतों को हम ध्यान में रखेंगे कि परिवहन लागतें कितनी हो रही हैं, कच्चे माल को ले जाने में या तैयार माल को ले जाने में बाज़ार से कितनी दूरी है, ये सब चीज़ें। तो श्रम लागत के ऊपर यह चीज़ें समझाने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त श्रम गुणक और इन चीज़ों को समझाते समय वेबर ने आइसोडोपेन प्रयोग में लिए। आइसोडोपेन क्या होते हैं? जो भी समान दूरी पर जो खर्चा आ रहा है उनको मिलाने वाली रेखाएं आइसोडोपेन होती हैं। इसके अंदर चित्र के अंदर आप देख रहे हैं एम यानी बाजार है और यह दूसरा स्रोत है। ए और बी क्या है? दोनों फैक्ट्री की विचारणीय स्थितियां हैं कि फैक्ट्री हम ए बिंदु पर लगाएं या बी बिंदु पर, यानी बाजार के पास हो या कच्चे माल के पास हो। तो इसके अंदर जो इस चित्र की माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है आइसोडोपेन के माध्यम से कि जब यदि कच्चा माल हमारा ग्रोस है यानी मिश्रित है तो कच्चे माल को बहुत अधिक दूरी पर हम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि दूरियां बढ़ने पर जो परिवहन लागत है वो बढ़ती जाती है। यानी तब जो फैक्ट्री की स्थिति है बी नहीं होगी, क्योंकि जो स्रोत से जितना निकट रखें कच्चे माल को, और कच्चे माल एक बार जब इसका विनिर्माण हो गया तब मिश्रित पदार्थ है तो वजन कम हो जाएगा। कम वजन को हम फिर मार्केट की परिधि से दूर भी हम रख सकते हैं, यानी यह दूरी फिर हमारे लिए मायने नहीं रखेगी। अब यह दूरी हमारे लिए मायने रखती है। इसी तरह यदि पदार्थ शुद्ध है तब ए और बी किसी बिंदु पर स्थापित हो सकता है, क्योंकि पदार्थ का वजन कम नहीं हो रहा है। तब हम मार्केट के पास भी उद्योग को स्थापित कर सकते हैं या कच्चे माल के स्रोत के पास ही। तो इस चित्रों की सहायता से उसने जो यह आप परिधि देख रहे हैं यह क्या है? परिवहन लागत है। परिवहन लागत समान दूरी पर समान रहती है। तो यह आइसोडोपेन की कुल प्रक्रिया है। तो वेबर ने उद्योगों के स्थानीयकरण पर समूहीकरण का प्रभाव भी बहुत महत्व डालता है। यह मानना है कि उद्योगों की अवस्थिति भी प्रभावित करती है समूहीकरण के लिए। जैसे उसने इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि ए बी सी डी ई ये 5 तरह के जो वृत्त इनके चारों ओर बनाए गए हैं, इनके अंदर उद्योग स्थापित किए गए हैं। अब ए और ई उद्योग के लिए यह जो क्षेत्र है
बीच का क्षेत्र है, यानी दोनों से यदि ई स्थान पर कोई एक कच्चा माल उपलब्ध नहीं है और या ए स्थान के पास कोई कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के पूरक हों तो यहाँ इतनी दूरी तक और यहाँ इतनी दूरी तक परिवहित किया जा सकता है, परिवहन लागत दी जा सकती है। तो यह इस स्थान से दोनों ही लाभ ले सकते हैं कि यानी कि कुछ माल मैं इतनी दूर पहुंचाऊंगा, कुछ आप इतनी दूर लेके आइए, फिर जो आपको चाहिए वो हम आगे से आपको दे देंगे, आप जो चाहिए वो हमें दे दीजिए। लेकिन एक और स्थिति आप देख रहे हैं कि यह जो एरिया है, ये सी है, तो बी सी डी तीनों के ही बीच में आता है। तो इस एरिया को क्या कहेंगे, एरिया ऑफ एग्लोमेरेशन, यानी यह समूहीकरण का स्थान है, क्योंकि तीनों ही जगहों से इसको बराबर मात्रा में कच्चा माल है, परिवहन है, शक्ति के संसाधन है, श्रम शक्ति है, सभी कुछ यहाँ पर मिल सकती है। और यदि इस स्थान पर या इस परिधि पर कोई उद्योग लगाए जाएंगे तो वह सर्वाधिक रूप से अच्छे होंगे और उनके अंदर जो कॉस्ट है वो कम से कम आएगी, यानी व्यय कम से कम हो जाएगा। तो यह स्थिति, इस प्रकार की स्थितियाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को आकर्षित करती हैं। यह कहने का प्रयास वेबर ने किया है कि समूहीकरण भी उद्योगों की स्थिति पर प्रभाव डालता है। कुछ एक स्थान इस तरह के होते हैं कि जो अन्य स्थानों से बराबर दूरियों पर होते हैं, तब इन स्थानों के उद्योग पनपने की जो गुंजाइश है वो अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। तो ये तीन तरह की जो बातें हैं उसने कहने का प्रयास किया है कि एक तो श्रम लागतों का प्रभाव, और उससे पहले हमने परिवहन लागतों का प्रभाव और समूहीकरण का प्रभाव, ये तीनों मिलकर ही किसी स्थान पर उद्योगों की स्थिति को निर्धारित करते हैं। यानी हमारी परिवहन लागत भी कम से कम हो, श्रम लागत कम से कम हो और समूहीकरण हमारे लिए लाभदायक हो, तब हम न्यूनतम से न्यूनतम खर्च करेंगे और हमारे उद्योग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो सकेंगे। तो इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी की जाती रही हैं कि एक तो वेबर ने परिवहन व्यय पर बहुत अधिक फोकस किया है, परिवहन लागतों का प्रभाव अभी हमने देखा, जो कि अब संगत नहीं रह गया है, या वेबर के अनुसार इसके अंदर समानुपात में वृद्धि होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम यदि कोई स्थान से, यदि ए स्थान से बी यदि 100 किलोमीटर दूर है, तो 100 किलोमीटर से यदि कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, कच्चा माल लेके आ रहे हैं या श्रम लेके आ रहे हैं, तो हम 110, 120, 150 तक भी लेके आ सकते हैं। तो उसके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब तकनीक इतनी विकसित हो गई है या रेलगाड़ियाँ इतनी विकसित हो गई हैं, पहले रेलगाड़ियाँ भी उतनी चलन में नहीं थी या अन्य परिवहन विकसित नहीं था, तो आज के समय में यह संगत नहीं रह गया है। और वेबर ने हमेशा लागत कम करने पर ध्यान दिया है और फर्म की आय या कम ज़्यादा हो रही है इसके ऊपर कोई उसने फोकस नहीं किया है, यह भी इसकी आलोचना की जाती है। यह सबसे बड़ी आलोचना है कि राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय कार्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति ही तो किसी उद्योग को स्थापित करती है, या सामाजिक कारण किसी स्थान के कैसे हैं, क्या वहाँ पर ज़रूरतें हैं उद्योगों की, और अंतिम निर्णय तो मनुष्य ने लेना होता है। तो इनकी ओर इसका कोई ध्यान नहीं गया है। चौथा, आज बहु उत्पाद वाले कारखाने बाजार में है। अब ऐसा कोई कारखाना है ही नहीं जो केवल एक ही माल तैयार करता हो, तो यह काफ़ी एक प्राचीन सिद्धांत बनकर रह गया है। अब तो अर्धनिर्मित वस्तुएं भी सीधी हम कहीं से अर्धनिर्मित माल ले लेते हैं और बदले में निर्मित माल निर्यात कर देते हैं। तो अब वह स्थिति नहीं रह गई है जो उस समय थी। हाँ, उस समय जो वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत था वह उस समय के हिसाब से काफ़ी अधिक स्पष्ट था, प्रासंगिक था, लेकिन आज इसकी प्रासंगिकता कम हो गई है। तो निष्कर्ष के अंदर हमें लिख सकते हैं कि वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत बेसिक है और मूलभूत रूप से जो चीज़ें चाहिए ज़्यादातर उद्योगपति यही देखते हैं कि उनके पास जो खर्चा कम से कम हो और परिवहन लागतें कम हो, श्रम लागत कम हो, समूहीकरण हो, और लेकिन कुछ एक आलोचनाएं भी इसकी की जाती रही हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर इतना ही वेबर का औद्योगिक सिद्धांत। धन्यवाद।